हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको वाक्य पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको वाक्य की परिभाषा और उसके अंग बताए हैं। आज बारी है वाक्य के भेद की। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे के वीडियो सारे देख रहे होंगे। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे काम को प्रोत्साहन दीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। तो इसी के साथ मैं अपने विषय पर आती हूँ, क्योंकि समय कम पड़ जाता है पढ़ाने के लिए, तो मैं सीधे विषय पर आती हूँ। आज वाक्य के भेद बताती हूँ। वाक्य के भेद की बात अगर करें तो वाक्य के भेद के मुख्यतः दो आधार हैं। वाक्य के भेद के वाक्य के भेद के मुख्य रूप से दो आधार हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ये हमारे दो भेद हैं। इसके मुख्य, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, वो वाक्यों का जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर भेद बनाए जाते हैं। और जो कक्षा 9 के सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, तो उम्मीद है कि आप उसे पढ़ें। मैं सिर्फ मुख्य भेद के नाम बता दूंगी और सीधे आ जाऊंगी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में, जो रचना के आधार पर भेद है उसके लिए। तो मैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के सिर्फ नाम लिख देती हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर मुख्य वाक्य भेद जो हैं, उनके मैं नाम लिख देती हूँ। तो मुख्य भेद 8 प्रकार के हैं। मुख्य भेदों के प्रकार कितने हैं? 8। भेदों के प्रकार हैं 8। पहला है विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। तीसरा है प्रश्नवाचक। चौथा है संकेतवाचक। अब इसका डिटेल मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जब मैं इसका डिटेल पढ़ाऊंगी तो सिर्फ इसी का पढ़ाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता दे रही हूँ। संकेतवाचक। पांचवा है संदेहवाचक। और छठा है इच्छावाचक। सातवां है आज्ञावाचक। और आठवां है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। ये जो भेद हैं, ये भेद तो आपके हो गए अर्थ के आधार पर, जिनको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी। सिर्फ मैंने मुख्य भेदों के नाम बता दिए हैं। इसके डिटेल बताने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कक्षा 9 के सिलेबस में है। तो मैं कक्षा 9 का जब पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगी तो उसमें इसको बताऊंगी। अभी मैं आपको दूसरा जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है, उसके मुख्य भेद बताने चल रही हूँ। तो रचना के आधार पर मुख्य भेद है, दूसरा हुआ रचना के आधार पर भेद।
मुख्य रूप से तीन भेद हैं। तीन भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। यानी ये तीन मुख्य भेद जो हैं वो रचना के आधार पर वाक्य के हैं। अब मैं इनका डिटेल बताऊंगी। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, नहीं तो आप बुक का भी सहारा ले सकते हैं। तो इतनी चीजें मैंने बता दी। अब मैं बारी आएगी सरल वाक्य समझाने की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं किनारे हट गई हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है ले लिए होंगे। तो मैं इसको रब करती हूँ और सीधे आ जाती हूँ सरल वाक्य। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि वाक्य बोलने के लिए जो सबसे सरल विधि है, यदि बच्चा ग्रामर की एक भी चीज नहीं जानता तब भी वो वाक्य बनाता है। और उस वाक्य बनाने में आपको सबसे जो मुख्य चीज देखने को मिलती है वो क्या होती है, किसी भी वाक्य के निर्माण में एक कर्ता और एक क्रिया की आवश्यकता होती है। एक काम को करने वाला हो और एक काम किया जा रहा हो, दोनों चीजें अगर उसके अंदर हैं तो वो एक वाक्य है। जैसे वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, राम जाता है। तो इस तरीके के जितने भी वाक्य होंगे जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगी वो वाक्य कहलाएगा। तो मैं आती हूं सीधे सरल वाक्य। सरल वाक्य, अब देखिए मैं यहाँ पर सरल वाक्य, मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि एक वाक्य होता है जिसमें कि एक क्रिया और एक कर्ता होता है। एक क्रिया और एक कर्ता होने से वो सरल वाक्य होता है। तो सबसे पहले मैं दो तीन सेंटेंस लिख रही हूं, आप देखिए। राम विद्यालय जाता है, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा हो गया, वह घर गया और पढ़ने लगा। तीसरा वाक्य है कि मीना ने कहा कि माँ खाना बना रही हैं। माँ खाना बना रही हैं। अब देखिए यहाँ तीन तरह के वाक्य मैंने लिखे। सरल वाक्य पढ़ाने के पहले मैंने आपको तीन तरह के वाक्य यहाँ लिखे हैं। इन तीनों वाक्य में जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया संपन्न होती दिखाई देती है उसे कहते हैं सरल वाक्य। तो ये सरल वाक्य हो गया। अब देखिए एक वाक्य होता है जिसमें दो वाक्य होते हैं और किसी न किसी योजक के माध्यम से वो जुड़े होते हैं। जैसे वाक्य है, वह घर गया और पढ़ने लगा। अब वह घर गया एक वाक्य है, पढ़ने लगा दूसरा वाक्य है। अब वह घर गया और पढ़ने लगा के बीच में और लगा है, ये योजक है। यानी इस दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, और कर रहा है। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने के कार्य जहां पर हो रहा हो किसी भी योजक के माध्यम से, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। फिर हो गया कि एक काम एक किसी ने कहा और एक कार्य करते हुए दिखाई दे। जैसे मीना ने कहा, अब प्रश्न उठता है क्या कहा, कि माँ खाना बना रही है। अब इसमें भी दो वाक्य हैं। एक वाक्य है मीना ने कहा और दूसरा है कि माँ खाना बना रही है। ये दो वाक्य हो गए। एक वाक्य इसमें मुख्य है और एक आश्रित है। अब वास्तव में पूछा जाए, जब कभी बच्चों से पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य मुख्य है और कौन सा आश्रित है,
तो बच्चे वास्तव में कंफ्यूज होते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये आश्रित है, एक अधूरा। मुख्य वाक्य हमेशा पूर्ण होता है और आश्रित वाक्य हमेशा अपूर्ण होता है, ये ध्यान में रखकर चलिएगा। अब मुख्य, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाक्य में से मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य अलग करिए, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको मुख्य बताते हैं और इसको आश्रित बताते हैं। प्रायः मैंने पढ़ाते समय ये गलतियां पाई हैं बच्चों में। तो जो प्रायः होती है उसको 100% नहीं कर सकते, तो 90% जरूर कहेंगे कि ये गलतियां बच्चों से होती हैं, क्योंकि देखने में यही लगता है कि ये पूरा है और ये अधूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। राम ने कहा, ये अपने में पूर्ण है। क्या कहा, कि माँ खाना बना रही हैं। अब इस वाक्य को यहां से जोड़ते हैं, तो ये पूर्ण वाक्य हो गया, पूर्ण वाक्य, और ये हो गया अपूर्ण। अपूर्ण, अपूर्ण को हम कहते हैं आश्रित, आश्रित उपवाक्य, और इसे कहते हैं मुख्य, इसे कहते हैं मुख्य उपवाक्य। तो ये इस तरह के जितने वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य। मैंने बिल्कुल संक्षेप में आपको तीनों को समझाया, एक 3 वाक्य लिख करके इन तीनों वाक्यों को आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे है। तो इतना मैंने समझा दिया, खाली आपकी जानकारी के लिए, एक विस्तृत जानकारी देने के पहले एक संक्षिप्त जानकारी देना कि आप उसे समझ सकें। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको रब करती हूँ और सरल वाक्य पर आ जाती हूँ। तो इसकी आवश्यकता आपकी पूर्ण होगी, समझाने के लिए मैंने इसको लिखा था, तो इसकी जरूरत अब नहीं है। फिर मैं आगे जब इसको विस्तार से पढ़ाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। अब प्रश्न उठता है कि सरल वाक्य क्या है। अब सरल वाक्य मैंने आपको इसके पढ़ाने के पहले उद्देश्य और विधेय समझाया था कि जिस वाक्य, हर वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। राम खाना खाता है, राम उद्देश्य और खाना खाता है विधेय, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य को हमेशा हम सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। या एक कर्ता और एक क्रिया वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। ये आपकी परिभाषा कह सकते हैं, अपने शब्दों में, सरल शब्दों में जो भी कहिए तो सकते हैं। फिर उदाहरण लिखेंगे, सूर्य पूर्व में निकलता है, जैसे सूरज पूरब में निकलता है। माँ खाना बना रही है। तीसरा वाक्य हो जाता है, सत्य की विजय होती है। बच्चे खेल रहे हैं। मैं घर जा रहा हूं। यानी कुल मिलाकर मैंने 5 ही वाक्य लिखे हैं। तमाम वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है।
एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य जितने भी होंगे वो आपके सरल वाक्य होते हैं, और या एक कर्ता और एक क्रिया। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सरल वाक्य में पहचानने के लिए बहुत कठिनाई नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना होगा। एक दिन में तीनों नहीं पढ़ाया जा सकता, मिश्र वाक्य और काफी बड़ा है। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप सरल वाक्य पढ़िए, उसके बाद मैं आपको संयुक्त और मिश्र बताऊंगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उन लोगों को जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है। उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मेरे साथ बने रहने की प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।